Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Learn some more English vocabulary words with Urdu meaning and sentences. For the PDF of this lesson, link is in description. You can download the PDF from that lesson. And before starting this lesson, a little request: kindly subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet, and hit the bell icon so that you get the notifications of my all upcoming lessons. And kindly share my lessons with your friends, with your family members, whoever is interested in learning English. Thank you in advance. Let's begin. Our first English vocabulary word is pristine. Pristine जो है वो adjective and it means in its original condition, unspoiled, spotless, pure. ये words को याद कर लीजिए. देखिए, कोई चीज जो है अगर वो अपनी असली हालत में मौजूद है, ठीक है, कोई पुरानी चीज है या आपने कोई चीज खरीदी है, उसको आपने ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, तो वो अपनी असली हालत में मौजूद है, उसकी जो वो नई हालत होती है वो खराब नहीं हुई है, ठीक है, तो वो प्रिस्टीन है, वो प्रिस्टीन कंडीशन में है। कोई भी चीज हो सकती है, आपकी गाड़ी हो सकती है, आपके कपड़े हो सकते हैं, कोई जूता आपने लिया है, वो ज्यादा आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, पहना ही नहीं, या हो सकता है आपने पहना ही नहीं है, इस्तेमाल ही नहीं किया, तो वो काफी देर से आपके पास पड़ा है लेकिन वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में, नई कंडीशन में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको कहेंगे कि माई शू इज इन ए प्रिस्टीन कंडीशन, कि बिल्कुल ठीक कंडीशन में पड़ा है, अनस्पॉइल्ड है, कि किसी चीज को खराब नहीं किया गया है, ठीक है। जो भी उसकी कंडीशन, असली जो कंडीशन होती है, सही वाली जो नई वाली कंडीशन होती है वो वैसी है, वो स्पॉइल्ड नहीं है, उसको किसी किस्म की उसमें कोई खराबी पैदा नहीं हुई है, उसके पे कोई खराश भी नहीं आई है। आप देख लीजिए स्पॉटलेस, स्पॉटलेस हम यूज करते हैं जब कोई चीज बहुत साफ सुथरा है, ठीक है। ये प्रिस्टीन जो मीनिंग है ना, वर्ड जो है ना, ये दो तीन वेरिएशंस में, मीनिंग के वेरिएशंस में यूज होता है। जैसे एक चीज, कि कोई चीज आपने ली है, उसमें कोई खराबी नहीं हुई है, वो बिल्कुल अच्छी अपनी न्यू कंडीशन में मौजूद है, तो प्रिस्टीन कंडीशन कह सकते हैं। कोई चीज बहुत साफ सुथरी है, नीट एंड क्लीन है, उस पे किसी किस्म का कोई दाग नहीं है, तो उस चीज को भी आप जो है ना प्रिस्टीन कह सकते हैं। और कोई चीज प्योर है, अब प्योर भी हम इसी तरह से कहते हैं ना, कि उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं हुई है, किसी किस्म का कोई दाग नहीं है उसके ऊपर, उस वो किसी तरह से खराब नहीं हुआ है, उसको स्पॉइल नहीं किया गया है, तो वो प्योर है, अपनी असल कंडीशन में मौजूद है, ठीक है। तो इन तीन चार सेंसेस में हम जो है ना वो प्रिस्टीन वर्ड को यूज करते हैं। अब इसको उर्दू में आप कह सकते हैं कि असली हालत में है कोई चीज अपने, या बेदाग है, उस पे किसी किस्म का कोई जो है ना वो दाग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। माय पास्ट इज प्रिस्टीन, मेरा पास्ट जो है वो बेदाग है, वो उसमें किसी किस्म का कोई दाग नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मेरे लिए जो है वो शर्मिंदगी का बाइस बने, ठीक है। अच्छा जी, इसके मैंने इसीलिए दो सेंटेंसेस बनाए, जैसे माय कार इज इन इट्स प्रिस्टीन कंडीशन, कि मेरी जो कार है वो बिल्कुल अपनी नई कंडीशन में है, किसी किस्म का उसमें कोई मसला नहीं है, हर तरह से वो ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है वो, ठीक है। सेकंड एग्जांपल इज दिस प्लेस इज नोन फॉर इट्स प्रिस्टीन नेचुरल ब्यूटी, ठीक है। आप देखिए, कोई जगह होती हैं जिनकी अपनी एक नेचुरल ब्यूटी होती है। अब नेचुरल ब्यूटी में अक्सर क्या होता है कि लोग वहां जाकर कुछ चीजें बिल्ड कर लेते हैं, सड़कें बना दी, पार्क्स बना दिए, कुछ भी बना दिया, वहां पर बिल्डिंग्स बना दी, तो जो उसकी असल नेचुरल कंडीशन होती है वो खराब हो जाती है। तो अगर कोई जगह ऐसी है, उसकी जो ब्यूटी है वो जैसी उसकी नेचुरल ब्यूटी है वो एज इट इज जो है वो प्रिजर्व्ड है, उसको उसको छेड़ा नहीं गया है, तो वो अपनी प्रिस्टीन कंडीशन में मौजूद है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये जगह जो है ना वो अपनी प्रिस्टीन नेचुरल ब्यूटी के लिए मशहूर है, कि यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उसमें किसी किस्म का इंसानी दखल नहीं है, ठीक है, इंसान ने किसी किस्म की कोई दखल अंदाजी नहीं की है, वो जिस तरह से नेचर ने उस जगह को बनाया है वो एज इट इज मौजूद है, तो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए मशहूर है वो जगह। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी ओडेसिटी। अच्छा, ओडेसिटी जो है ये नाउन है, और इसको समझ लीजिएगा कि इसका जो मीनिंग है वो है कि विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क। अब इसको हम दो उर्दू में जो इसके मीनिंग होंगे, क्योंकि वो इसमें भी दो तरह की वेरिएशंस आ जाती हैं, कि दो तरह के लिहाज से ये वर्ड यूज होता है। एक है कि हिम्मत, आप हिम्मत दिखा रहे हैं, तो यू हैव द ओडेसिटी टू फेस डिफिकल्ट कंडीशंस, ठीक है, कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप डिफिकल्ट जो सिचुएशंस होती हैं या जो कंडीशंस होती हैं उनको आप फेस कर सकते हैं। यू हैव दैट ओडेसिटी, ठीक है, कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है। इसी तरह से ओडेसिटी जसारत में भी आता है, जब आप किसी बड़े के सामने इतनी हिम्मत रखते हैं, या तो वो उम्र में आपसे बड़ा है, पोजीशन में आपसे बड़ा है, या जैसे कहते हैं कि माशरती लिहाज से वो किसी ऐसी पोजीशन पे खड़ा हुआ है कि वो बड़ा है आपसे, और आप में इतनी जसारत है कि आप उसके सामने जाकर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जसारत होती है ना, इसको भी ओडेसिटी कहा जाता है, हिम्मत को भी ओडेसिटी कहा जाता है, जसारत के मीनिंग में भी यूज होता है, जो
जिसमें थोड़ी सी रूडनेस भी आ जाती है, मतलब कि पॉजिटिव सेंस में भी ये वर्ड यूज होता है कि आप पॉजिटिवली कहीं पर आप हिम्मत दिखा रहे हैं, तो दैट्स योर ऑडेसिटी, ठीक है। और किसी जगह पर आप ऐसी हिम्मत जहां पर आप थोड़े से रूड साउंड हो रहे हैं, जैसे किसी बड़े के सामने बोल देना, ठीक है, वो जसारत होती है किसी बड़े के सामने, अपने बड़ों के सामने बोल देना, और उसमें रूडनेस भी होती है, तो वो भी ओडेसिटी कहलाता है कि तुम में इतनी ओडेसिटी कि तुम इस मतलब इस तरह से बात कर रहे हो, ठीक है, कि तुम में इतनी जसारत कि तुम इस तरीके से बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों सेंसेस में हल्की सी वेरिएशन है, तो मतलब पॉजिटिव सेंस में भी यूज होता है, नेगेटिव सेंस में भी यूज होता है ये वर्ड। अच्छा, इसलिए इसके भी मैंने दो सेंटेंसेस बनाए हैं, जैसे ये कि हैव सम ऑडेसिटी टू स्पीक द ट्रूथ, कि सच बोलने की ना थोड़ी हिम्मत दिखाओ, या थोड़ी हिम्मत रखो सच बोलने की, ठीक है। किसी इंसान को आप कह सकते हैं कि कोई इंसान सच ना बोलता हो तो उसको कहेंगे हैव सम ऑडेसिटी टू स्पीक द ट्रूथ, कि सच बोलने की थोड़ी सी हिम्मत जो है ना वो रखो अपने अंदर। सेकेंड एग्जाम्पल इज फ्रॉम वेयर ही गॉट दिस ओडेसिटी टू स्पीक बैक टू मी। अब कोई बड़ा कह सकता है कि इसने ये इतनी जसारत कहाँ से हासिल की कि मुझे जवाब दे। स्पीक बैक टू समथिंग का मतलब ये, समवन का मतलब ये होता है कि आप किसी को जवाब दे रहे हैं, किसी बड़े को जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो कोई बड़ा कह सकता है कि फ्रॉम वेयर ही गॉट दिस ओडेसिटी टू स्पीक बैक टू मी, कि उसके अंदर इतनी जसारत कहाँ से आई कि वो मुझे जवाब दे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड है वो है अनटूवर्ड। अनटूवर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड एंड इनअप्रोप्रिएट, ना खुशगवार, जिसको हम उर्दू में कहेंगे इसका उर्दू मीनिंग, मतलब कि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट वो हो सकता है, ऐसा इंसिडेंट जो कि ना खुशगवार है, जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और जो अच्छा नहीं है, बुरा, कुछ बुरा हो जाना जो होता है ना, वो एक अनटूवर्ड जो है ना वो चीज होती है, ठीक है। कोई अनटूवर्ड हैपनिंग हो सकती है कि कोई नाखुशगवार चीज हो गई है, ठीक है, जिसको कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया और जो अच्छी नहीं है, जो इनअप्रोप्रिएट है। जैसे कि सेंटेंस है कॉल मी इन केस समथिंग अनटूवर्ड हैपन्स, कि मुझे कॉल कर लेना अगर खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार चीज होती है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो अच्छी सिचुएशन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में यू कैन कॉल मी, ठीक है, तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है जी कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड जो है ये एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, पेचीदा, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। कोई भी चीज़ कॉन्वोल्यूटेड हो सकती है अगर वो बहुत ही पेचीदा किस्म की है, जैसे कोई कोई धागा वगैरह होता है या किसी रस्सी में बड़े ही ट्विस्टेड किस्म के बल आ जाए ना, तो वो आप उसके ट्विस्ट जो होते हैं उनको भी कॉन्वोल्यूटेड कह सकते हैं, कि जिसको खोलना आपको जो है ना वो मुश्किल लग रहा हो। इसी तरह से कोई चीज कोई आप सब्जेक्ट्स में ले सकते हैं, कि कोई सब्जेक्ट या कोई मतलब कि किसी किस्म का कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, आपको बहुत पेचीदा लग रहा है, ठीक है। जैसे मैथ्स किसी के लिए कॉन्वोल्यूटेड हो सकता है, कि मैथ्स इज कॉन्वोल्यूटेड फॉर मी, ठीक है, कि मैथ जो है ना वो मेरे लिए बड़ा कॉन्वोल्यूटेड है, मुझे बड़ा पेचीदा लगता है, मुश्किल लगता है। बहुत से लोगों को बहुत आसान भी लगता है जिनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है, कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी टॉपिक हो सकता है, आपको हो सकता है इकोनॉमिक्स कॉन्वोल्यूटेड लगता हो, कि भी बड़ा मुझे पेचीदा किस्म का सब्जेक्ट लगता है, कि मुझे ना नहीं समझ में आता, ठीक है। तो कोई कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई सब्जेक्ट जो कि आपको बड़ा पेचीदा लगे, आपको मुश्किल लगे, तो वो कॉन्वोल्यूटेड हो सकता है। किसी की एक्सप्लेनेशन कॉन्वोल्यूटेड हो सकती है, कोई किसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है और इतने पेचीदा अंदाज में एक्सप्लेन कर रहा है कि वो एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप तब कह सकते हैं कि योर एक्सप्लेनेशन इज कॉन्वोल्यूटेड, कि एक बड़ी तुम पेचीदा किस्म की तुम एक्सप्लेनेशन दे रहे हो इस चीज की, ठीक है। तो कोई भी चीज जो पेचीदा है, जिसको समझना मुश्किल है या जिसको सॉल्व करना मुश्किल लग रहा है आपको, वो फिजिकल भी हो सकती है और अनटेंजिबल भी हो सकती है, कि जो आपको मुश्किल लग रही है, ठीक है। जैसे इसका सेंटेंस है हु आस्क यू टू टेक दिस कॉन्वोल्यूटेड रूट। जैसे हम घर जाते वक्त, घर जरूरी नहीं कहीं जाते वक्त, आप कोई ऐसा रास्ता इख्तियार कर लें जो बड़ा पेचीदा किस्म के, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि किधर जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो आपने कोई ऐसा रूट ले लिया है, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम इतना पेचीदा रूट जो है ना, इतना पेचीदा जो रास्ता है वो इख्तियार करो, जो सीधा स्ट्रेट रास्ता जाता था वो इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी strenuous। strenuous इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ फिजिकल और मेंटल एफर्ट। कोई भी चीज जो है ना जिसको हम मुशक्कत तलब कहते हैं ना, उसको हम strenuous कहेंगे।
कोई भी ऐसी चीज जिसमें कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एफर्ट बहुत ज्यादा लग रही है, तो वो स्ट्रेनवस हो सकती है। या कोई ऐसी चीज जिसमें आपकी मेंटल एफर्ट बहुत ज्यादा लग रही है, वो स्ट्रेनवस हो सकती है। मेंटल एफर्ट किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त हो सकता है कि आपकी मेंटल एफर्ट लग रही है, तो वो प्रॉब्लम आपके लिए बड़ी स्ट्रेनवस है। या जो है कोई आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई सब्जेक्ट ऐसा लगता है कि जिसमें आपको बहुत अपना दिमाग लड़ाना पड़ रहा है, तो वो स्ट्रेनवस है, वो सब्जेक्ट काफी स्ट्रेनवस है। इसी तरह फिजिकल एफर्ट में हो सकता है आपके लिए वर्कआउट करना स्ट्रेनवस हो सकता है, ठीक है, कि वर्कआउट करने के लिए ऑब्वियसली आपको बहुत फिजिकल एफर्ट लगानी पड़ी है। या आप घर शिफ्ट करना आपके लिए एक स्ट्रेनवस टास्क हो सकता है, कि जाहिर बात है घर को जब शिफ्ट करना होता है तो आपको सारा सामान उठाना, ये वो बहुत फिजिकल एफर्ट लगती है उसमें। तो कोई भी काम जिसमें फिजिकल और मेंटल या मेंटल एफर्ट जो है वो आपको बहुत लगानी पड़ रही है, तो दैट टास्क इज स्ट्रेनवस। हाँ, जैसे इसका मैंने सेंटेंस बनाया है कि एग्रीकल्चर इज अ स्ट्रेनुअस प्रोफेशन, कि एग्रीकल्चर जो है वो काश्तकारी जो है वो बहुत ही मुशक्कत तलब प्रोफेशन है, क्योंकि आपको उसमें बहुत फिजिकल एफर्ट लगानी पड़ती है एग्रीकल्चर में। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी फ्रेगो। फ्रेगो इज ए नाउन, इट मीन्स अ कंफ्यूज्ड मिक्सचर। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं खिचड़ी। जो है ना, जैसे किसी चीज की खिचड़ी सी अगर आपने पका दी है ना, तो वो फ्रेगो बन गया है। जैसे कि इसका मैंने सेंटेंस बनाया है, अ ब्रिलियंट फ्रेगो ऑफ लाइज यू केम अप विद, कि बड़े ही मतलब कि बड़ा जबरदस्त किस्म के तुमने झूठ की खिचड़ी बनाई है। ठीक है, आपने किसी, ये तंजिया जुमला हो सकता है, किसी को आप जो है ना वो मतलब तंज कर रहे हैं। फ्रेगो हमेशा ये होता है कि जैसे आप कोई इंसान जो है ना वो सच और झूठ को मिलाकर उसकी खिचड़ी सी पका दे, कंफ्यूज सा मिक्सचर बना दे, तो वो फ्रेगो है। या जैसे होता है ना, कुछ आप मूवीज वगैरह देखें तो उसमें आपको लगे कि जो भी फैक्ट्स हैं, जिस टॉपिक पे वो मूवी बनी हुई है, जो फैक्ट्स हैं और जो मिथ्स हैं जो लोगों ने खुद से घड़ी हुई बातें हैं, ठीक है, तो फैक्ट्स और मिथ्स को उन्होंने मिक्स करके तो एक बड़ी मतलब कि खिचड़ी से एक मिक्सचर सा उन्होंने बना दिया है, तो उसको भी आप फ्रेगो कह सकते हैं। कोई भी चीज जो आपको लगे ना कि बड़ा कंफ्यूज सा मिक्सचर इसमें क्रिएट कर दिया गया है, तो वो आप उसके लिए फ्रेगो कह सकते हैं। किसी की, जैसे किसी कोई आपके सामने झूठों का एक पलंदा लाकर आपके सामने रख दिया और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे, तो तब आप कह सकते हैं कि व्हाट अ ब्रिलियंट फ्रेगो यू केम अप विद, कि क्या ब्रिलियंट किस्म का जो ना फ्रेगो तुमने, ये खिचड़ी सी तुमने जो ना वो पकाई है। ठीक है जी। Next is concoct. Concoct is a verb and it means to invent a story or plan. घड़ना जिसको हम कहेंगे, ठीक है, कोई स्टोरी को घड़ लेना, किसी प्लान को घड़ना, ठीक है, तो आप उसको कंकॉक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से जैसे मन घड़त जिसको कहते हैं ना, उसके लिए आप कंकॉक्टेड कैस वर्ड यूज कर सकते हैं, कि ये तो एक मन घड़त कहानी है, तो आप कहेंगे इट्स ए कंकॉक्टेड स्टोरी, कि इसने कंकॉक्ट की है, ये मतलब कि मन घड़त है, खुद से बनाई हुई है, ये हकीकत पे मबनी नहीं है। ठीक है, जैसे कि इसका सेंटेंस मैंने बनाया कि यू कंकॉक्टेड दिस स्टोरी जस्ट नाउ, तुमने अभी अभी ये कहानी घड़ी है। ठीक है, कोई आपके सामने झूठ बोले ना और आपको लगे कि इसने ये अभी अभी ये कहानी बनाई है, ठीक है, तो तब आप कह सकते हैं कि यू कंकॉक्टेड दिस स्टोरी राइट नाउ, कि तुमने अभी अभी घड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट है जी एब्सॉल्व। एब्सॉल्व जो है ये वर्ब है, इट मींस टू डिक्लेयर समवन फ्री ऑफ पनिशमेंट, गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। बरी यूज जमा करार देना किसी को, ठीक है, तो वो एब्सॉल्व होता है। एब्सॉल्व हमेशा ये जो लीगल टर्म्स में ये यूज होता है, लॉ वगैरह में ये वर्ड बहुत यूज होता है, ठीक है, कि बरी यूज जमा करार देना। लेकिन आम जिंदगी में भी आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से किसी को बरी यूज जमा जो है ना वो करार देना, तो इसका मतलब है कि आपने उसको एब्सॉल्व कर दिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ठीक है, आई एम नॉट रेडी टू एब्सॉल्व यू फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं तैयार नहीं हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों से बरी जमा करूँ। ठीक है, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। जैसे कि नैब अमेंडमेंट्स एब्सॉल्व्ड ऑल द करप्शन केसेस, हमारे मुल्क में जो नैब की जो अमेंडमेंट्स हुई है उसमें जो तरामीम, हाँ उर्दू में कहेंगे अमेंडमेंट्स को, तरामीम जो हुई हैं, उसको जो उसने तमाम करप्शन के जितने भी केसेस हैं उन सबको एब्सॉल्व कर दिया है, मतलब कि उन सबको माफीनामा मिल गया है, उन सबको बरी जमा करार दे दिया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी प्यूनिटिव। प्यूनिटिव इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस इंटेंडेड एज पनिशमेंट, इंतकामी जिसको हम कहते हैं। कोई भी चीज, जैसे कि ये तुम्हारा इंतकामी अमल है, तुम इंतकाम लेने के लिए ये कर रहे हो, दिस इज योर प्यूनिटिव एक्शन। ठीक है, मतलब किसी की कोई बात के लिए किसी ने कोई भी काम किया और आपको लग रहा है कि वो जस्ट रिवेंज ले रहा है, तो उसके एक्शन को आप कह सकते हैं, उसकी बात को आप कह सकते हो, उसकी स्टेटमेंट को आप कह सकते हो, उसके तंज को आप कह सकते हैं कि इट्स प्यूनिटिव स्टेटमेंट या ये प्यूनिटिव एक्शन है। ठीक है,
हाँ, जैसे कि इसका सेंटेंस है द गवर्नमेंट इज मेकिंग प्यूनिटिव केसेस अगेंस्ट अस। ये हमेशा ऑपोजिशन बोलती है जब उस पे केसेस होते हैं, तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे हमारे खिलाफ जो है ना वो इंतकामी केसेस बना रही है, तो प्यूनिटिव केसेस बना रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी लॉद। लॉद जो है ये वर्ब है और इसका मतलब है टू फील इंटेंस डिसलाइक, नफरत करना। अब आप कहेंगे ये तो हेट, हेट भी तो यही मतलब है। बस हेट और लोथ में इतना फर्क है कि हेट जस्ट थोड़ी सी नफरत होती है, और जब नफरत बहुत ज्यादा है, अगर आपने थोड़ा बताना है कि आपको आप बहुत ज्यादा नापसंद करते हैं किसी चीज को, तब आप कहेंगे आई लॉद इट। ठीक है, कि मुझे ये, मैं शदीद नफरत इस चीज से करता हूं। तो लोद में जो नफरत का जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी ज्यादा है। हेट थोड़ी कम इंटेंसिटी के लिए आप यूज करेंगे, लोद आप थोड़ी ज्यादा इंटेंसिटी के लिए यूज करेंगे। जैसे कि सेंटेंस है आई लोद दोज पीपल हु बैक बाइट। मैं मुझे सख्त नफरत है उन लोगों से जो कि चुगलियां करते हैं, बैक बाइट करते हैं, पीठ पीछे लोगों की बुराइयां करते हैं। ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि ये लेसन आपको इंटरेस्टिंग लगा है, आपने नए वर्ड्स सीखे हैं तो मुझे बताइएगा ना। सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।